हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन प्रैक्टिस सेट नो को। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में है, वहाँ से जाकर के आप बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो है जीके जीएस को कवर करेंगे, क्योंकि जीके जीएस से आपका जो लगभग 70 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और यहाँ पर जो है बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न होंगे, सारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। और आपको देखना है कि आप इसमें से जो है कितना को सही कर पाते हैं, और आपको कमेंट बॉक्स में भी बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने कि भारत में साहित्य और विज्ञान की उन्नति में जो है किस विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा कि भारत में जो साहित्य और विज्ञान की उन्नति में विशेष कार्य के लिए दिए जाने वाला आपका सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब से किया गया था, तो इसका शुरुआत किया गया था जनवरी से, कब 2 जनवरी 1954 से किया गया था। कब से किया गया था, 2 जनवरी 1954 से। कब किया गया था, 2 जनवरी 1954 से ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कब, 1954 से ये प्रदान किए जाते हैं। 2 जनवरी 1954 से ये राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए पर सही हो जाएगा। और आपको साथ में याद रखना कि ये जो देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, क्या है, ये देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो 2 जनवरी 1954 से दिया जाता है। और ये किसके द्वारा सम्मानित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला दूसरा सेकंड प्रश्न यहाँ पर ये है कि भारतीय मिलिट्री अकादमी देश में स्थित है। तो भारतीय मिलिट्री अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि भारतीय मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये तो देहरादून में स्थित। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कहाँ है, देहरादून में स्थित है भारतीय मिलिट्री अकादमी। कहाँ पर, देहरादून में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें कि इसका स्थापना जो है ये कब किया गया था, तो ये किया गया था 1932 में, 1932 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 13 मार्च। कब हुआ था, 13 मार्च को हुआ था। 13 मार्च 1922 को हुआ था। कब हुआ था, 1922 को हुआ था। अगर ये आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 13 मार्च 1922 को। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए भारतीय मिलिट्री अकादमी जो है देश में स्थित है, कहाँ पर है, तो ये देहरादून में स्थित। ऑप्शन नंबर इस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पर कुछ इस प्रकार से, विश्व में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विश्व में जो है सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो बताइए ये जो है किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका चाइना का। कहाँ का, चीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है ये सेकंड स्थान पर आपका आ जाएगा। भारत जो है सेकंड स्थान पर था। चाइना के बाद किसका नंबर है, भारत का है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है देश की सबसे जनसंख्या किसका है, पॉपुलेशन कहाँ का अधिक है, तो ये चाइना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर कुछ इस प्रकार से लेड पेंसिल में होता है। लेड पेंसिल में क्या होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि लेड पेंसिल में जो है ये क्या होता है। तो लेड पेंसिल की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, इसमें ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का क्या है, ये अपर रूप है। और आपको याद रखना है कि कार्बन का 2 अपर रूप होता है। एक तो हो जाएगा आपका हीरा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो 2 ही अपर रूप होते हैं। ये भी पूछा जाता है कार्बन के कितने अपर रूप है, तो क्या हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए के यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से पूछा क्या जा रहा है कि लेड पेंसिल में क्या होता है, तो लेड पेंसिल में आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के लिए सही हो जाएगा। तो अगर हम ग्रेफाइट की बात करें कि इसका उपयोग क्या है, तो ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के लिए स्नेहक बनाने में किया जाता है, जिसको आप ग्रीस बोल सकते हो। ग्रीस का उपयोग क्या होता है, आप जेसीबी समझ रहे होंगे कि जेसीबी जो होता है उसमें क्या होता है, ग्रीस का प्रयोग होता है। और ग्रीस का प्रयोग वही होता है जहाँ की दो धातुओं की यानी 2 जो है मिश्र धातु, या कुछ कोई भी सामान ले लीजिए आप, जैसे कि कोई भी मशीन है, उसमें जहाँ पर घिसाहट होता है वहाँ पर क्या किया जाता है, ग्रीस का प्रयोग किया जाता है, यानी स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो उसको किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो ग्रेफाइट के द्वारा तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर लेड पेंसिल में क्या होता है, लेड पेंसिल में भी आपका ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। ये रहा 5 नंबर आप सभी के सामने। तारों से आती रोशनी डैश का पता चलता है। यानी तारों से जो हमें रोशनी प्राप्त होती है उससे हमें क्या पता चलता है, तो तारों से हमको पता चलता है इसका तापमान पता चलता है। अब कैसे, चूंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर हम किसी भी चीज़ का अगर मान लेते कि तारा है, तो तारा का हमको निर्धारण कैसे होगा, तारा जैसे कि उसमें क्या होगा कि ताप अगर अधिक होगा, यानी तारा का हम कैसे निर्धारण करेंगे कि ये कैसा तारा है, तो उसमें ताप के द्वारा, क्योंकि ताप जब अधिक होगा तो वो क्या होगा, जो है कि वो क्या होगा, नीला हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको बताना, तारों की आती रोशनी जो है डैश का पता लगाता है, तो किसका, तापमान का पता। चूंकि तापमान जब अधिक रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि अधिक उसका तीव्रता के कारण तीव्रता से रोशनी आएगा, जिससे हमें पता चलेगा उसका तापमान कितना है। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर ये रहा आप सभी के सामने। इसमें से आपको बताना है एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो इसको जो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि एक कोई भी चुंबक है, अगर उसके अंदर अगर बात किया जाए कि बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो वो हमेशा जो दक्षिणी से उत्तरी होती है। किधर होता है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। विविध प्रकार के जल स्रोतों में लाभदायक जलीय पौधे तथा प्राणियों जैसे झींगा, मछली, केकड़ा जो है मृत कवचीय का बच्चे का उत्पादन करना, ये क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये कहलाता है आपका एक्वा कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वा कल्चर कहलाता है। अगर आप विभिन्न प्रकार के जल स्रोतों में लाभदायक जैसे जलीय पौधे, प्राणियों जैसे झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया और मृदु कवचीय का बच्चों का अगर आप अध्ययन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वा कल्चर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और चलिए यहाँ पर जो मुख्य रूप से पूछा जाता है उनको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। सेरीकल्चर के अंतर्गत आपका क्या आता है? सेरीकल्चर आप अगर बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप रेशम कीट का पालन कर रहे हैं, जिसको आप सेरीकल्चर बोलेंगे। एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपीकल्चर बोलेंगे। नेक्स्ट में दिया हुआ है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? तो फूलों का उत्पादन का अध्ययन करते हैं फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। नेक्स्ट में दिया हुआ पीसीकल्चर। पीसीकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? मत्स्य पालन करते हैं। क्या करते हैं? मत्स्य पालन। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए पोमीकल्चर। क्या कहलाता है? यानी पोमीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसका फल का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? फल का अध्ययन किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। और सारे फैक्ट जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है, आपको सारे जो है ध्यान में रखना है। सारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण, जो कि प्रीवियस ईयर में ऐसा पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, निम्न में से हुआ कौन सा गुण जिसमें धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाती है और वो जो नहीं टूटती, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहली बात कि धातु जो खिंचाता है वो ओघात वर्धनता के कारण खिंचाता है। यानी खिंचाता है किसके कारण? ओघात वर्धनता के कारण। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा गुण है जिसमें धातु को खिंचाव शक्ति लगाई जाती है पर वो टूटता नहीं है। तो ये आपको, तो ये आपका हो जाएगा टेनासिटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। टेनासिटी के कारण धातु क्या होता है? वो टूटते नहीं है। और ओघात वर्धनता के कारण क्या होता है? धातु तनी होती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। तूफान की तरह एक पंखे में हमेशा डैश होता है। यहाँ पर ये आपको बताना है कि एक पंखे में हमेशा डैश होता है। सही विकल्प का चयन करें। यानी एक पंखा में हमेशा क्या हो सकता है? तो स्विच पंखा में नहीं हो सकता। स्विच कहाँ पर रहता है? वायर में रहता है। तो ये आपका कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक पंखा में हमेशा क्या रहता है? ब्लेड यानी जब आप पंखा बनाते हो तो यहाँ पर क्या रहता है? इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्लेड। तो एक पंखा तभी कहलाएगा जब इसमें ब्लड रहेगा, यानी कि ब्लेड रहेगा, जिसको आप ब्लेड बोल सकते हैं। तो ये रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट को हम देखते हैं तो विद्युत। तो पंखा में कोई जरूरी नहीं कि विद्युत है, विद्युत नहीं भी रहेगा। अगर पंखा रखा हुआ भी है तो वो क्या है? एक प्रकार का पंखा है। तो ये जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। और तार से पंखा को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तार अगर नहीं भी रहेगा तो पंखा है। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। रीजनिंग भी कुछ पूछे जाते हैं। और ये जो आपका रीजनिंग का ये प्रश्न है, रीजनिंग भी कुछ पूछे जाते हैं। इसमें नॉर्मल रीजनिंग रहते हैं, इसमें लगभग रीजनिंग के 6-7% रहते हैं। तो आपको ध्यान से रीजनिंग को भी करते रहना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी गतिमान पिंड को दो गुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगा? यहाँ पर आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? आपका हाफ mv² होता है। ठीक है, चलिए हाफ mv² यहाँ पर लिख दिया, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी गतिमान पिंड को 2 गुना कर दिया, यानी पिंड यानी भी को 2 गुना करना है हमको। क्या है कि बेग को 2 गुना कर दिया जाए। तो मान लेते हैं कि भी को हम क्या करेंगे? 2 गुना, यानी भी को क्या करेंगे? 2 गुना, यानी 2v हो जाएगा। जब भी को गुना करेंगे तो कितना होगा? 2v हो जाएगा। वही आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर बेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो चलिए हम भी को अगर 2 गुना कर दिए तो 2v हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम इस पर अब सेट करते हैं। तो हाफ अगर करेंगे यहाँ पर m और v के जगह पर क्या रखेंगे? हम 2v को रखेंगे, चूंकि बेग को हम क्या किया? 2 गुना किया। तो 2v का क्या हो जाएगा? आपका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्वायर कर दिए। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? हाफ m, इसको करेंगे तो कितना का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आपका 4v स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं हाफ m, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? v स्क्वायर। अब 4 को हम इधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाफ m v स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये जो है आपका काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 से गुना हो गया ना। अगर हम 2 को अगर 2v यानी कि बेग जो है उसको अगर हम 2 गुना यहाँ पर किए हैं, यहाँ पर देखिए कि हम बेग को क्या किए हैं? यहाँ पर 2 गुना किए। तो यहाँ पर देखिए कि अब ये कितना गुना हो गया गतिज ऊर्जा आपका? क्योंकि यहाँ पर 4 से गुना लग गया है तो कितना? 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 के लिए यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुनी। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यदि 50 वाट बल्ब का 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो
वह लिया गया समय क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि P बराबर क्या होता है, W/T होता है। और यहाँ आपसे क्या मांगा जा रहा है, यहाँ आपसे मांगा जा रहा है लिया गया समय मांगा जा रहा है। P यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, 50 वाट दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं। उसके बाद W यानी W का क्या, W का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। और यहाँ जूल में देखिए आपका यहाँ पर कितना 1000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 1000 लिख देंगे। और नीचे चूंकि आपसे समय मांगा जा रहा है तो समय लिख दिए। उसके बाद यहाँ हम कितना लिखे, 1000 लिखे, ठीक है। चलिए यहाँ से अब आप इसको कैंसिल आउट करते थे, 0 से 0 कट जाएगा। अब 5 से इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना 2 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 2 किस्में दिया। चलिए इसको एक बार फिर से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लग रहा है कि मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या होता है आपका, W/T होता है। तो चलिए W/T लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए 50 कहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद W के जगह पर कितना हम रखेंगे, तो 1000 रखेंगे, ठीक है। चलिए 1000 रख दिए। और T को क्या करना है, हमको फाइंड करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और T बराबर कितना हो जाएगा, यानी 20। और जब टाइम निकालें तो टाइम कितना में होगा, सेकेंड में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर से होगा, कितना हो जाएगा, 20 सेकंड। आई होप कि इसको आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है समूह से असंबंधित शब्द कौन सा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि समूह से असंबंधित। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बकरी दिया हुआ है, कुत्ता दिया हुआ है, भेड़ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, गाय दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कि समूह से संबंधित, तो बकरी जो ये क्या है, शाकाहारी है। उसके बाद कुत्ता क्या है, ये मांसाहारी हो जाएगा आपका। और भेड़ क्या है, ये भी शाकाहारी है। और गाय भी क्या है, शाकाहारी है। लेकिन कुत्ता इसमें जो ये मांसाहारी, जिसके कारण ये क्या है, यहाँ पर समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 में यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये जो है आप आसानी से इसको बना सकते हैं, इस प्रकार का जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, फायरमैन के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ स्पेशल अगर फायरमैन की तैयारी कराए हैं तो आपका तैयारी जो ऑटोमेटिक वो स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल हम आपको फायरमैन का ही तैयारी कर रहे हैं। जो है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा, अगर जो भी पूछे जाने की संभावना, जो उससे रिलेट जो प्रश्न रहता है, उन सभी को हम इस वीडियो में जो है ये चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को अगर प्रेस करेंगे तो आपको इससे जुड़ी नोटिफिकेशन जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर को, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो समूह से कौन सा संबंधित नहीं है, केला हो जाएगा, आम हो जाएगा, उसके बाद अमरूद यहाँ दिया हुआ, अदरक दिया हुआ। तो इनमें से क्या होगा कि समूह से जो संबंधित नहीं हुआ वो क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से तीनों से भिन्न होगा। तो केला जो है ये पेड़ के ऊपर फलते हैं, आम भी पेड़ के ऊपर फलते हैं, और ये जो है अदरक जो है ये जमीन के नीचे, लेकिन अमरूद कहाँ पर फलता है, ये भी पेड़ के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए केला क्या है, ये फल है, और ये कहाँ पर फलता है, पेड़ के ऊपर। अमरूद भी पेड़ के ऊपर, और जो है यहाँ पर क्या, आम और अमरूद क्या पेड़ के ऊपर, लेकिन अदरक जमीन के अंदर, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी स्पेस के लिए यहाँ पर सही है। क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी स्पेस के लिए यहाँ पर सही है, डी जो है संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। कुछ इस प्रकार से है 12 नंबर, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बताना है कि वायु में ध्वनि का वेग क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखना है कि वायु में ध्वनि का वेग तभी अधिक होगा जब तापमान अधिक होगा। अगर टेम्परेचर वहाँ पर लो है तो ध्वनि का वेग कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर ध्वनि का वेग क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, यानी वायुमंडलीय दाब क्या होगा, ताप अगर अधिक होगा तो ध्वनि का वेग ऑटोमेटिक अधिक हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि तापमान के बढ़ने से क्या होता है, तापमान के बढ़ने से घटता है, यानी ध्वनि का वेग जो है वो तापमान के बढ़ने से घटता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि तापमान के बढ़ने से क्या होता है, ध्वनि का वेग बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पेस के लिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। तापमान के घटने से क्या होता है, तापमान के घटने से बढ़ता है। अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर दिया हुआ तापमान पर आश्रित नहीं है, तो ये भी गलत है, क्योंकि तापमान पर आश्रित है, क्योंकि तापमान अगर बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ कि तापमान के घटने से क्या होता है कि घटता है, तापमान के घटने से घटता है। सही बात है, क्योंकि अगर तापमान अधिक रहेगा तो ध्वनि का वेग अधिक, और तापमान कम रहेगा तो ध्वनि का वेग कम। तो इसलिए यहाँ पर तापमान के घटने से घटता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि अगर धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो किसके कारण होता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। क्योंकि जब धारा इधर से जा रही होती है, धारा जब इधर से जाती है तो इसके अपोजिट क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गमन करता है, जिसके कारण धारा की दिशा यानी धारा फुल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बताना है आपको ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली यंत्र का नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है तो इसका मतलब वो माइक्रोफोन है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। किसके द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोफोन के द्वारा क्या किया जाता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ये मोस्ट VBI क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। चलिए इस पर आगे बढ़ जाते हैं।
हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो ये किया गया था ये एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा आपका। किसके द्वारा? एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। अगर यहाँ पर ये आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? संलयन पर। ये किस पर करता है? संलयन पर क्या करता है, यानी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर ये जो हाइड्रोजन बम क्या होता है ये फटता है। अगर परमाणु बम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है विखंडन पर। किस पर करता है? विखंडन पर ये कार्य करता है, यानी विखंडन के सिद्धांत पर ये क्या होता है कि फटता है। तो यहाँ आपसे अगर पूछा जाए हाइड्रोजन के बारे में तो क्या होगा? संलयन, और परमाणु के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होगा? विखंडन। और यहाँ आपसे क्या पूछा जाए हाइड्रोजन बम का आविष्कार क्यों है, तो ये एडवर्ड टेलर। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सिगरेट लाइटर में जो मुख्यतः ब्यूटेन का किया जाता है। किसका? ब्यूटेन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि निम्नलिखित में से जो है किस में सिगरेट में क्या किया जाता है? ब्यूटेन का किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। एलपीजी में जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कौन सी गैस होती है, तो उसमें जो है ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एक होता है सीएनजी। क्या होता है? सीएनजी। ये जो है ये इसका जो है पेट्रोल पंप जो है ये दिल्ली में, पेट्रोल पंप नहीं आप बोल सकते हैं इसको क्या बोल, जिस प्रकार से पेट्रोल पंप पर क्या होता है पेट्रोल भरा जाता है, उसी प्रकार से सीएनजी भरा जाता है। और ये जो है कहाँ पर? दिल्ली में खोला गया है। सिर्फ अभी इंडिया में दिल्ली में ही ये खोला गया है। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर? ये असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट के यहाँ पर से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए आईआईटी गुवाहाटी कहाँ है, तो आईआईटी गुवाहाटी जो वो भी कहाँ है? असम में स्थित है। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कुछ इस प्रकार से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सोडियम को काटा जा सकता है। किसको? सोडियम को काटा जा। और आपको याद रखना कि सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर सोडियम को आप ऐसे वायुमंडल की उपस्थिति में अगर रख देंगे ऐसे खुला क्षेत्र में, तो वो क्या होगा कि वो जो है वो क्या होता है जलने लगता है, जिसके कारण उसको क्या किया जाता है कि केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि इस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये सोडियम को काटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 पर क्लियर सही हो जाएगा। इसलिए काटा जा सकता है क्योंकि ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए, एक ये पूछा जाता है कि कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो अधातु की अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। अधातु की अगर बात किया जाए तो ब्रोमीन हो जाएगा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सी धातु के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु ऐसा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो ये आपका हो जाएगा Hg। Hg क्या है? मरकरी है जो कि धातु की अवस्था में पाई जाती है। इसकी परमाणु संख्या कितना है? 80। और ब्रोमीन जो है ये क्या है? अधातु है और जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 पर सही हो जाएगा कि सोडियम को जो है चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। बाइनरी परमाणु में रेडिक्स क्या होता है, यानी रेडिक्स का मतलब किसकी डिजिट का आप प्रयोग करके जो बाइनरी कोड को बना सकते हैं, कितने डिजिट का आप प्रयोग करके जो बना सकते हैं। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है? 1 और 0 का प्रयोग करके बाइनरी नंबर को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा कि 2 प्रकार के नंबर को अगर हम मिलाते हैं तो बाइनरी नंबर को तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है आपसे भारत की सर्वप्रथम वेटल फील्ड मिसाइल कौन सी है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि वेटल फील्ड मिसाइल जो है भारत की सर्वप्रथम मिसाइल कौन सी है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पृथ्वी। ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसकी अगर परीक्षण की बात करें, इसका परीक्षण कब किया गया था, यानी सर्वप्रथम इसका परीक्षण कब किया था, तो ये आपका किया गया था 25 फरवरी 1988 को। कब किया गया था? 25 फरवरी 1988 को जो पृथ्वी मिसाइल की जो है परीक्षण किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का कौन सा ऐसा मिसाइल है जो हवा से मार कर सकता है, हवा में क्या कर सकता है? मार कर सकता है, तो वहां पर आपको हो जाएगा नाग। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वहां पर त्रिशूल हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऐसा पूछा जाता है तो वहां पर त्रिशूल हो जाएगा। चूंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताने का प्रयास किया। तो ऑप्शन नंबर 20 पर यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत की सर्वप्रथम बैटलफील्ड मिसाइल कौन सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 20 पर सही हो जाएगा। और इसका परीक्षण कब किया था? 25 फरवरी 1988 को किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। डूरंड लाइन किन 2 देशों की संयुक्त रेखा है? जैसे कि भारत और पाकिस्तान का क्या है? रेड क्लिफ। और भारत और चाइना का क्या है? मैकमोहन लाइन। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि डूरंड लाइन जो है ये किन देशों की सीमा रेखा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो डूरंड लाइन की अगर हम बात करें तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगता है। किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो है ये कहाँ पर लगता है, तो ये डूरंड लाइन लगता है। ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि डूरंड लाइन की लंबाई कितनी, ये अगर आपसे चूंकि ये पूछा नहीं जाएगा, ये आपको नॉलेज के लिए आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये कितना है? 2640 मीटर है। कितना है? 2640
किलोमीटर है, कितना 2440 किलोमीटर। तो इसको भी आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट करने का मतलब है Na2CO3 Na2HCO3, ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ से अगर हम H को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब खाने वाला सोडा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं और 10H2 अगर उसमें लगा देते हैं तो वो हो जाता है आपका धोने का सोडा। तो यहाँ से पूछा रहा सोडियम बाइकार्बोनेट की बाजार की भाषा में क्या कहते हैं, तो बाजार की भाषा में इसको हम लोग क्या कहेंगे, पकाने का सोडा यानी खाने का सोडा। ऑप्शन नंबर 20 पंच के लिए यहाँ पर सही हो जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस कौन सी है, यानी टीयर गैस कौन सा है। जब कहीं पर दंगा होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर अश्रु गैस का इस्तेमाल किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा। और वहाँ पर जिसके कारण आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, जिसके कारण भीड़ क्या होते हैं, भाग जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, यानी आप आंदोलन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो वहाँ पर क्या होता है उसमें क्लोरीन पाया जाता है। मोस्ट VVI क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर इसमें पूछा जा रहा है लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लॉफिंग गैस की अगर हम बात करें तो इसका सूत्र हो जाएगा N2O और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे। लॉफिंग गैस जो होता है ना, इसको सूंघने के बाद आप स्वतः क्या होंगे, हंसने लगेंगे। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि लॉफिंग गैस का जो है क्या है, तो लॉफिंग गैस ये नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होती है, तो विटामिन के। इसको बिना पढ़े लिखे भी लोग बता देंगे इसको कि विटामिन के होता है। तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसको कोई भी बता देगा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ जाते हैं। वनता व्यक्ति यानी कि जो अंधा व्यक्ति होता है, वर्धन होते हैं जो कि कलर में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसको यहाँ पर उसके बारे में कहा जा रहा है कि वर्धन या व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किन रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो है लाल और हरा में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर सी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी वर्धन व्यक्ति क्या है कि ये जो है किस रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, तो ये जो लाल और हरा में इसको पता नहीं चलता है कि ये किस प्रकार के रंग है। और इसकी अगर हम बात करें वर्धनी की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो इसको जो है डाल्टोनिज्म के द्वारा किया। इसको डाल्टोनिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसका खोज जो किया था वो डाल्टन के द्वारा किया जाता है। और वर्धनीयता रोग जो है ये क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैलने वाला रोग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको बताना है 29 नंबर में, सूर्य के प्रकाश में अगर कोई गुलाब है, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, तो वही गुलाब जो है हरा प्रकाश में गुलाब जो है किस प्रकार का दिखाई देगा। अगर कोई भी प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश में अगर कुछ भी लाल दिख रहा है, कुछ भी चीज हो वो अगर लाल दिख रहा है, तो हरे प्रकाश में अगर हम ले जाएंगे ना तो वो काला दिखेगा। किस प्रकार से काला दिखेगा, ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही होगा। अब काला क्यों दिखता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, अन्य सभी को क्या करते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और वो काला रंग को रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप सफेद कपड़ा पहने, अगर आपको सफेद दिख रहा है, तो इसका मतलब वो सारा को क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है। और वो जो है क्या करता है, सफेद कलर को वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण आपको सफेद। अगर आपके पास कोई पेन है, अगर आपको रेड दिख रहा है, जिसका मतलब वो सारे कलर को क्या करते हैं, क्योंकि श्वेत प्रकाश जो है उसमें क्या 7 रंग पाए जाते हैं, और 7 को क्या करते हैं कि पेन क्या करते हैं, इसको अवशोषित कर लेते हैं, और जो भी ये रिफ्लेक्ट करेगा वही आपको कलर वहाँ पर जो है दिखेगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूछा गया कि लाल अगर दिखाई देता है सूर्य प्रकाश में कोई गुलाब, तो वो जो है हरा ग्रीन कलर में कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू करता है, तो रॉकेट की गति जो है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और संवेग संरक्षण जो है न्यूटन का द्वितीय गति नियम को प्रतिस्थापित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। और लाइक कमेंट शेयर के लिए आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, आपको बोलना नहीं पड़े हमको, और आप जो है अपने मन से लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।